हेलो बच्चों लोग, आदित्य आईआरटी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग आईआरटी 2025 के प्रीवियस ईयर जो 2025 के में पेपर आया था, प्रीवियस ईयर पेपर है, उसका पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं। तो टोटल सॉल्यूशंस हम लोग करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। आज हम लोग लेकिन केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स के, फिर उसके बाद मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि पिछली बार पेपर में क्या हुआ कि देखिए, तीन आपके सब्जेक्ट आते हैं, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री और एक मैथ। तो पहले केमिस्ट्री दे दिया, फिर फिजिक्स दे दिया, फिर मैथ, इस तरीके से दे दिया। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी मैथ आपको पहले दे देगा, केमिस्ट्री फिजिक्स, तो आगे पीछे चलता रहेगा। लेकिन क्वेश्चन इसके 19, इसके 19 और इसके 37 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी में थोड़ा आगे पीछे 18 या 20 ऐसे करके करता है। तो टोटल आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका, ठीक है, पेपर का फॉर्मेट। उसके बाद कैसे क्वेश्चंस आए थे, आज की क्लास में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि पिछली बार कैसे क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार हमको कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो हमारा पेपर है वो हमारे पास में है, ठीक है। ये बुक है, इसमें पूरा 2024 का 25 का पेपर और साथ में 5 मॉडल पेपर है, जिसको लगभग लगभग अभी तक 500 से ज्यादा बच्चों ने परचेस किया है और पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको परचेस कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और पढ़ाई कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत काम की है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में पूछा गया था, ठीक है, समय नहीं बर्बाद करेंगे, क्वेश्चंस पे हम लोग आएंगे सीधे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका है SO2 एंड CO2, SO2 एंड CO2, ठीक है। CO2 गैस की, अब ये दोनों गैसेस हैं, गैस की विसरण गति क्या पूछ रहा है? विसरण गति, विसरण गति का अनुपात आपसे पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन ये आता है केमिस्ट्री का। आपके ऑप्शंस हैं √11/4, 4/√11, 11/4 और 11/2, ठीक है। ये आपके चार ऑप्शन है। अब समझिए इस पे हमको कैसे करना है। सबसे पहले विसरण का आपको नियम मालूम होना चाहिए, जो कि ग्राहम ने दिया था, ठीक है। ग्राहम ने विसरण का नियम, हमने आपको विसरण की गति पढ़ाया भी था। विसरण, अब आपको विसरण की गति को हम लोग R से डिनोट करते हैं, और उसका उसको हम कैसे निकालते हैं, ये जो हमारा R होता है विसरण की गति निकालने के लिए, ये जो विसरण की गति होती है, ये किसी भी तत्व क्या कहेंगे, गैसेस कहेंगे, क्योंकि गैसेस ही विसरण करती है। तो किसी भी गैस के जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो उसका, सॉरी, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो उसका वर्गमूल कीजिए, यानी कि जो उसका मास है उसका वर्गमूल कीजिए, और उसके 1/, यानी कि अपॉन में रखिए, व्युत्क्रमानुपाती पे रखिए, ठीक है। तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है। तो ये हमको मालूम है, ठीक है। कहाँ से मालूम है? ग्राहम ने बताया। अब हम यहीं से अपना रेशियो निकालेंगे। तो हम सबसे पहले जो विसरण दर निकालते हैं वो SO2 का निकालते हैं। तो SO2 का विसरण दर, और अनुपात पूछा है ना, अनुपात, और अपॉन में किसका आएगा? अपॉन में विसरण दर CO2 का। अब जिसको पहले कहेगा उसको आपको आगे रखना है, जिसको बाद में कहेगा उसको बाद में रखना है, ये चीज ध्यान देनी है। अब समझिए कि इनका हम रेशियो कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो भी कांस्टेंट आएगा वो सब कट कुट जाएगा। तो मतलब जितना कांस्टेंट इसमें रहेगा SO2 में, उतना ही कांस्टेंट CO2 में रहेगा, तो वो कट जाएगा। तो वो हमारे रेशियो में कोई फर्क नहीं करेगा। फर्क केवल एक चीज करेगा, जो कि है M। तो वही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। तो क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो पहले किसका आएगा? पहले आएगा M SO2 का, और फिर अपॉन में आएगा 1/(1/) अंडर रूट M ऑफ CO2। तो ये इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये क्या हो जाएगा? ये हम आपको समझा रहे हैं रेशियो का, ठीक है। बाकी आपको इतना एक्टिव हो जाना चाहिए कि आप इन सब चीजों को बहुत जल्दी से समझ लें। किसका मास? CO2 का, और उसके बाद अंडर रूट किसका मास? SO2 का, ठीक है। इसको अगर हम लिखें
तो हम एक साथ भी अंडर रूट लगा करके लिख सकते हैं। अब इनका मास निकालते हैं, अभी मतलब इनका अणुभार निकालते हैं। तो इसका निकालिए अणुभार कितना होता है। तो इसका S का आता है आपका 32 और O का क्या आता है 16 और 2 है, मतलब 2 बारी है, 2 बार ऑक्सीजन का अणु है, तो कितना हो जाएगा 32 प्लस 32 आपका 64 आ जाएगा। उसी तरीके से CO2 का निकालिए, तो C का कितना होगा 16, सॉरी C का, हाँ C का 16 होगा और O का कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा, अच्छा कार्बन है भाई, सॉरी तभी मैं कह रहा था इसको गलत कैसे लिख रहा हूँ। तो इसका होगा आपका, तो ये आपका 16 दूना 32 और 12, 32 और 12 कितना हो जाएगा 44। तो ये आपका CO2 का आ गया और ये आ गया SO2 का। ठीक, तो CO2 और SO2 का आ गया आपके पास में। तो अब हम वैल्यूज रख सकते हैं। तो देखिए यहां से रेशियो हम लेते हुए आए हैं यहाँ पर, तो ऊपर में किसका रखेंगे CO2 का, CO2 का कितना है 44 है, ठीक है। फिर उसके बाद SO2 का, उसका कितना है 64 है। ध्यान से देखिए यहाँ पर SO2 का ऊपर है लेकिन इसका अणुभार नीचे है, इसका विसरण दर नीचे है तो इसका अणुभार ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो इधर भी व्युत्क्रमानुपाती हो गया है, उल्टा हो गया है ना, हर का अंश में गया है, अंश का हर में गया है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा काट सकते हैं। अगर हम इसको कट कर दें 4 से तो ये 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ से अंडर रूट 11 तो बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन जो 16 है वो बाहर निकलकर 4 बन सकता है। तो 11 रेशियो कितना आ जाएगा 4। तो अंडर रूट 11 रेशियो 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो विसरण की गति जब भी पूछेगा रेशियो बताने के लिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा और ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। आगे बढ़े, चलिए बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं तो थोड़ा हमको फास्ट भी चलना पड़ेगा। तो हम लोग चलिए थोड़ा अपने आप को फास्ट बनाते हैं ना, ये इरेज होने वाला मैटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गर्म करने पर ऑक्सीजन मुक्त नहीं करता है। ऑक्सीजन मुक्त नहीं करता है, ये आपसे पूछ रहा है। कौन कौन से हैं भाई, पहला ऑप्शन है KClO3 ZnClO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद है K2Cr2O7, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है NH4 अमोनिया। उसके बाद का होल ट्वाइस Cr2, सॉरी Cr2O7, ठीक है। ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो इसमें पूछ रहा है कि किसको हम गर्म करेंगे, जलाएंगे, तो इसमें से ऑक्सीजन मुक्त नहीं होगा। ठीक है, इसको 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 या इसको, ठीक है। तो देखिए जो हमारा ये कंपाउंड है जिसको हम लोग अमोनिया डाइक्रोमेट कहते हैं, ये जो कंपाउंड को जब हम जलाते हैं, हीट करते हैं, तो क्या रिएक्शन होती है इसमें, ये एक फेमस रिएक्शन है। ठीक है, इसीलिए ऐसी रिएक्शंस को पूछा जाता है ताकि बच्चों के दिमाग में वो हो तो वही ऑप्शन पे बच्चे जाएं। ठीक है, बाकी हर रिएक्शंस को कर करके तो उतना एग्जाम में नहीं देखा जा सकता, तो यहाँ पर ऐसी ही रिएक्शंस को डाला जाता है जो थोड़ा फेमस होती हैं। तो ये रिएक्शन सबको मालूम होगी लगभग, है नहीं मालूम होगी तो थोड़ा आपको जो केमिस्ट्री पढ़ते होंगे बच्चे जिनका फेवरेट सब्जेक्ट होगा उनको तो ध्यान होगा। तो जब इसको हम हीटअप करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन रिलीज होता है ना। तो नाइट्रोजन को बनाने का भी एक हम मेथड इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें निकलती हैं, सबसे पहले एक आपका क्रोमियम का 3 O3, सॉरी O2 O3 प्लस N2, जो कि ऊपर की तरफ गैसियस फॉर्म में वही कह रहे हैं नाइट्रोजन निकलती है और H2O, है ना। तो ये रिएक्शन इसकी टोटल बनती है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पाते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन निकल रही है, ना कि ऑक्सीजन। और जबकि इनको जलाओगे तब भी ऑक्सीजन रिलीज होगा, इनको जलाएंगे इनको
इनमें तीनों को जलाएंगे तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज रिलीज इसमें नहीं होगा, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिए, क्या नाम हमने बताया, अमोनियम डाइक्रोमेट, और उसके बाद इसका रिएक्शन याद रखिए ताकि आप कर पाए, और इसमें जानिए कि क्या निकलता है। ऐसा भी पूछ सकता है कि अमोनियम डाइक्रोमेट में को हीट करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो आपसे पूछ लिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नन ऑफ दी, जैसे पूछ लिया तो आपको क्या बताना है, नाइट्रोजन बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो आप उसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता। नाइट्रोजन की मैक्सिमम संयोजकता, इस पे बड़ा बवाल होता है ना, क्या है सर, क्या है इसका आंसर, 3 है, 2 है, 5 है, 4 है, क्या है। तो देखिए नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है, क्या होती है मैक्सिमम, समझिएगा। मैक्सिमम पूछा है, संयोजकता नहीं पूछा है। 1s2 2s2 2p3, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p3, 2 2 4 3 7, 7 नंबर पे होता है ये हमारा बाबा, है ना। 7 नंबर पे कैसे जानेंगे, 7 बजे नाइट हो जाती है और एन से हम लोग नाइट्रोजन को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसके अंतिम जो यहाँ पर है 3 इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहे हैं, तो इसकी जो नॉर्मल संयोजकता अगर हम कहें तो 3 होती है ना, 3 हम मान के हैं, और उसी हिसाब से इसके कंपाउंड बनते हैं, जैसे कि NH3, NH3 आप जानते हैं, तो ये इस तरीके से कंपाउंड बनता है। लेकिन जब हम इसमें 4 हाइड्रोजन के साथ इसका संयोग कराते हैं, तो ये अमोनिया का आयन भी बनाता है, NH4 प्लस। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है कि इसकी संयोजकता, देखिए 3 बॉन्ड तो यहाँ से बना सकता है, क्योंकि इस नॉर्मल इसके कोवैलेंट बॉन्ड, देखिए 3 ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, 3 जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है, तो ये यहाँ से बनाता है इनसे, और एक बॉन्ड जो ये हमारा लोन पेयर होता है इससे बनाता है, तो टोटल इसकी जो संयोजकता होती है वो 3 और 1 4 होती है। ठीक है, कितनी होती है टोटल, 4 होती है। तो ये आपको याद रखना है, एक इसमें से कोवैलेंट बॉन्ड, 3 इसमें से कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, और एक बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अरे यार हिंदी में कोऑर्डिनेट कहते हैं इंग्लिश में, और कोवैलेंट। तो ये कोवैलेंट कितने बॉन्ड इसमें बनते हैं, 3 कोवैलेंट बनते हैं, और एक बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट और ऑर्डिनेट। ठीक है, हिंदी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। केमिस्ट्री में ना ज्यादातर लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने केमिस्ट्री इंग्लिश में पढ़ी थी, हिंदी में पढ़ी थी इंग्लिश में। हिंदी मीडियम के छात्र ऐसे होते हैं ना, हिंदी भी पढ़ते हैं इंग्लिश भी पढ़ते हैं, सब मिक्सअप उनका रहता है। तो 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता होती है, इतना याद रखिए, मैक्सिमम संयोजकता 4, 4 के साथ बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि यहाँ पर। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा, ये थोड़ा सा कुछ कुछ एक्सेप्शंस जहां होते हैं वहीं पर क्वेश्चंस बनते हैं, इतना दिमाग में रखिए। ठीक है, तो 3 इसके नॉर्मल बॉन्ड और एक और लोन पेयर की वजह से। ठीक, तो 4 हो गया भाई। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था भाई, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ध्यान से। यौगिक, एक यौगिक है C60, क्या बात है, और 122 के एक अणु के एक अणु का भार आपसे पूछ रहा है, ग्राम, 5.0 10 की पावर 23 ग्राम, क्या बात है, 023 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। ठीक है, तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, चलिए सर अब इसका जवाब बताइए क्या आएगा। कह रहा है कि ये यौगिक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है।
इसका एक अणु का भार कितना होगा? एक अणु बहुत छोटा अणु, बहुत छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। तो जब अणु बहुत छोटा होता है, यहाँ पर क्या लिखा है? ये 23 माइनस इसमें भी लगा है, कहा गया क्वेश्चन नहीं, इन दोनों में माइनस नहीं लगा, देखिए इसमें माइनस नहीं लगा, इसमें माइनस, तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो गया, क्योंकि इतना ग्राम मतलब बहुत वजन हो गया। समझ पा रहे हैं? अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम में आएगा, तो 1000 से करेंगे बहुत आएगा, 18-19 के करीब 3 कटेगा 20 आएगा, तो 10 की पावर 20 बहुत होती है। तो इतना वजन तो एक अणु इसका नहीं हो सकता है। होगा तो दो ऑप्शन ऊपर में से ही, है ना? आप कैसे मालूम चले? तो देखिए सॉल्व करना सीखिए इसको। देखिए हम सबसे पहले देखते हैं कि देखिए हमको ये मालूम है कि हम इसमें जिसको हम लोग कहते हैं कि इसका अणुभार निकाल सकते हैं। तो चलिए अणुभार निकालते हैं पहले इसका। तो इसमें 60 है और कार्बन जो होता है इसमें 12 होता है। तो 12 एक में होता है, 60 है टोटल, तो 12 मल्टीप्लाई 60, और इसमें कितने हैं? टोटल 122 है, और एक में कितना होता है? एक हाइड्रोजन में 1 ग्राम। तो यहां से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 12 छंग 72, ठीक है, और यहाँ से 122, तो अगर इनको हम जोड़ दें तो कितना आएगा? 2, 4 और 8, तो 842 आ रहा है, ठीक है। तो 842 आ गया, ठीक, टोटल। तो अब हम ये कह सकते हैं, ये जो हमारा निकलता है, हम आपको कितनी बार समझाए कि इतना ग्राम पर मोल इसका मतलब होता है ना? यानी कि एक मोल में इतना ग्राम, ठीक है। किसी भी आप कंपाउंड का जब भी अणुभार निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या दर्शाता है कि एक मोल में इतना ग्राम होता है, इसके एक मोल में इतना ग्राम होता है। तो हम ये कह सकते हैं सिंपल से कि एक मोल C60H122 बराबर 142 ग्राम, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और एक मोल में कितने अणु होते हैं? कितने अणु होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु होते हैं, इतने छोटे छोटे, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी अणुओं को मिला करके टोटल लगभग 1 किलो का, देखिए इतना ग्राम लगभग 1 केजी हो जा रहा है ना? तो इतना ग्राम वजन बनता है, ठीक है, इतने अणु को मिला करके। तो एक अणु का अब आपको निकालना है, तो एक अणु निकालने के लिए इस टोटल को डिवाइड कर देंगे आप किसमें? 842 में। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 2 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम ऑप्शन को भी अपने देखते चले और क्वेश्चन को भी करते चले, तो ऑप्शन में हमारे जो दो बचा है -21 का है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें -21 बना लेते हैं इसको। तो 21 बनाने के लिए इसका 2 जीरो लेना पड़ेगा। तो 2 जीरो अगर हम मान लीजिए कि हम इसको ले लिए तो 21 बन गया। तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई अगर हम इसको कर देंगे तो ये पॉइंट जो यहाँ था वो यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, 602.2 हो जाएगा ना, और यहाँ 21 आ जाएगा, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 800, इधर दिख रहा ना बाबू, दिख रहा बा, ठीक है, 602.2 और इंटू में इसको अगर हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो 10 की पावर -21, ठीक है, उतना तो आ गया। अब इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी कि ये वैल्यू आएगी, बस यही सॉल्व कर लेना है बस। तो इसको डिवाइड करिए। अब डिवाइड कैसे करेंगे? तो घबराना नहीं है सर, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, अगर आप इस दशमलव को भी हटाना चाहते हैं जो एक तो और है परेशान कर रहा है, तो एक जीरो यहाँ लगा दीजिए ऊपर, मतलब इसको हटा करके आप ऊपर एक जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों बातें कही। अब यहाँ से देखिए एक बार ही जाएगा, ये तो मालूम है, 6000 है तो एक बार ही जाएगा, ठीक। अब यहाँ से कितना बचेगा? ये आएगा 8, और यहाँ से कितना आएगा, क्योंकि एक यहाँ से चला गया था, तो यहाँ से 9 आ जाएगा, और यहाँ से 3 आ जाएगा, और यहाँ भी आएगा यार कुछ, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 6 को अगर हम 6 चौको 4 बार ले जाए, 4 बार, 6 चौको 24 हो पाएगा?
6 चौको 24 यहाँ पर हो पाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम 4 बार ले जाते हैं तो देखते हैं कितना आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर 24, जो कि इतनी बार नहीं जा सकता है ना। इतनी बार टोटल ये नहीं जा पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा हमको, हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पर एक 0। तो यहाँ पर आएगा एक और 0, तो फिर यहाँ पर ये जाएगा 9 बारी, है ना। तो अब देख लीजिए लगभग 9 बारी जाएगा। 9 दूनी 18 का 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगाए, 9 दूनी 18 एक 19, ठीक है। और ज्यादा लिख दिया क्या। और यहाँ पे 9 9 9 छंग 63, सॉरी यहाँ पर 53 54, यार क्या बता रहा हूँ। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें, मतलब माइनस करें, कैसे कैलकुलेशन कर दिया हमने। यहाँ पर अभी तो नॉर्मल, यहाँ 1 एक बारी गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो है, अरे 4 बारी नहीं जा रहा था, 3 बारी जाएगा, सॉरी। कहाँ मेरा दिमाग चल रहा था, मेरा दिमाग ये आ रहा था कि ये वाला आंसर आ जाए, मैं आंसर के पीछे, देखिए यही गलती आप कभी मत कीजिएगा, आंसर के पीछे मत भागिएगा। 3 बारी ले जाते हैं यार, सॉरी। तो 3 बारी ले जाएंगे, तो 3 बारी ले जाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 0 आएगा, और 6 3 18 आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या कर रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये 4, और यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 9, और यहाँ पर ये कितना आएगा बाबू, यहाँ पर ये आएगा आपका 13 में से घटेगा तो 5 आएगा, ठीक है। अब दशमलव तो लगा ही है, तो 0 फिर से बढ़ जाएगा। तो अब ये कितनी बार जाएगा, अब की बारी 9 बार जाएगा, है ना। अब देखिए ध्यान से 9 बार कैसे जाएगा। 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगाए, 9 दूनी 18 एक 19 हो जाएगा, और 6 9 का 54, ठीक है। तो अब यहाँ से ये लगभग इतना, तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे वैल्यूज को, तो टोटल ये 1.4 आएगा, ठीक है। तो 1.4 वैल्यू आएगी, ठीक। तो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये कैलकुलेशन था। हमने कहा ना जो क्वेश्चन आपको आसान देगा उसमें कैलकुलेशन हार्ड देगा, ठीक। तो आप इसको कीजिएगा, ये कैलकुलेशन, ठीक है। ये छोटी सी मिस्टेक हुई, इसके लिए सॉरी, लेकिन आपको ऐसे करना है, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन के आंसर को देख करके उसके पीछे नहीं भागना, है ना। जैसे हमने देखा तो हमको लगा यार ये वाला आ जाएगा क्या, ये वो वाला आएगा क्या, तो उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आते हैं सर, आप लोगों के लिए सब क्या क्या करना पड़ रहा है, हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आईयूपीएससी से है। अगला क्वेश्चन आईयूपीएससी से क्या कह रहा है, कह रहा है कि CH3O C2H5, क्या बात है, का आईयूपीएससी नेम पूछ रहा है। आईयूपीएससी प्रणाली के अनुसार इसका नाम क्या होगा। ऑप्शन आपको दे दे हम, ऑप्शन है प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी मेथेन, मिथॉक्सी, सॉरी मीथेन नहीं, यहाँ पर इथेन है, इथेन, और इथॉक्सी, इस सब में ऑक्सी ऑक्सी क्यों आ रहा है, अभी सब समझ जाएंगे, ठीक है। इथॉक्सी मीथेन, और उसके बाद है इथाइल, इथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। तो ये आपके पास में 4 ऑप्शन दिए गए। अब हिंदी वाले बच्चे घबराए नहीं, वो भी समझ नहीं, इतना तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए इसीलिए देखिए अंग्रेजी में लिखा है आईयूपीएससी, हिंदी में नहीं लिखा है, ठीक है। तो अब इसका हम थोड़ा स्ट्रक्चर को देखें अगर ध्यान से, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका, एच 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 ओ सी सी एच 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 और एच, ठीक है। तो आ, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब
ये जो ऑक्सीजन है ये किधर को जाएगा उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले काउंट करते हैं कार्बन। अगर ऑक्सीजन का हम इधर देखें तो ये कार्बन इधर 1 है और इधर कार्बन 2 है, तो जिधर कार्बन कम रहता है उधर की तरफ हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं और यहाँ से इस पार्ट को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आईयूपीएसी निकालने का नियम आपने सीखा होगा तो उसमें जाना होगा, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे। पहली चीज काउंट करेंगे, जिधर कम होगा उधर ऑक्सीजन ले लेंगे बाकी तरफ। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट जो है हमारा, ये पार्ट हमारा क्या है, ये पार्ट हमारा क्या है, एल्केन। एल्केन। अब देखिए ये जो है हमारा, इसमें क्या किया गया, हाइड्रोजन के जगह, हाइड्रोजन मतलब अगर हम इस पार्ट को देखें तो हाइड्रोजन होता है, होगा जुड़ेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हटा करके क्या किया, ऑक्सीजन को जोड़ दिया गया। तो इस तरीके के हम जो कंपाउंड है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एल्कोक्सी। क्या कहेंगे, एल्कोक्सी। तो एल्कोक्सी इधर, ये एक एल्केन टाइप इधर हो गया। अब देखिए किसमें कितना कार्बन है उसके हिसाब से हम नामकरण करेंगे। ठीक है, तो इसमें 1 है और 2 है, तो 2 को हम क्या कहते हैं, मतलब 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एथ। जैसे एक कार्बन को मेथ और 2 कार्बन को एथ, तो ये हो जाएगा इथेन। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग प्रीफिक्स में लिखते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं, तो यहां पर एक कार्बन है तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सी से मिथॉक्सी, क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी और ये हो जाएगा इथेन, तो मिथॉक्सी इथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिथॉक्स। देखिए ये एल्कोक्सी के जैसा है, एल्कोक्सी है। क्यों एल्कोक्सिस को कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप एल्केन में एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह ऑक्सीजन रखते हो तो उसको हम लोग एल्कोक्सी कहते हैं। ठीक है, और ये एल्केन टाइप है। ठीक, अब इसमें हमने देखा कार्बन के हिसाब से नाम रखेंगे, तो एक कार्बन है तो हम उसको मेथॉक्सी कहेंगे, और अगर 2 कार्बन होता तो उसको हम एथॉक्सी कहते। तो ये मेथॉक्सी हो गया, और इधर 2 कार्बन थे तो ये हमारा इथेन हो गया, तो मेथॉक्सी इथेन इसका पूरा नाम हो गया। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या नाम पड़ गया इसका भाई, मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, तो आईयूपीएसी भी एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर बारी क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और उसमें जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछ रहा है केमिस्ट्री, जल की कठोरता। ये क्वेश्चन तो इतनी बार मैं बता चुका हूं आपको। जल की कठोरता, जल की कठोरता किसके कारण होती है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसमें B2+। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जल की कठोरता के कारण होते हैं, ये आपका ऑप्शन राइट है। उसमें उसके अलावा आपका सोडियम एंड पोटेशियम दिया था। ठीक है, और भी तरह के इसमें एलिमेंट दिए हैं, कैल्शियम दिया है और उसके साथ में बेरिलियम दिया है, तो वो सब आपके नहीं है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन है आपका, कैल्शियम है और मैग्नीशियम ही दो ऐसे एलिमेंट हैं जो जल की कठोरता का कारण बनते हैं। ठीक है, तो जल की कठोरता का कारण आपसे पूछा था, अब हो सकता है कि जल कठोरता निकालना भी पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए सर, इसके बाद पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन इफिनिटी। इफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इफिनिटी का बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ क्रम आपसे पूछ रहा है। बढ़ता हुआ, इंक्रीज करता हुआ, है ना। अब आपके ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा। एल, मैं थोड़ा समय लूंगा तो आप वीडियो को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी करना आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा।
CaAlCOF, ठीक है। उसके बाद है CFOAlCa, ठीक है। उसके बाद है AlOCCAF, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता आपको बतानी है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का बढ़ता हुआ क्रम बताना है, ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे आप इसको दिमाग में रखेंगे? देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी होती है, ये इसके 2 पॉइंट्स हैं। क्या है? 2 पॉइंट्स। बाएं से, मतलब जो हमारा आप पेरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें बाएं से दाएं जाने पर घटती है। क्या होता है? घटता है। क्या? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता बाएं से दाएं जाने पर घटती है, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर, सॉरी सॉरी सॉरी, बाएं से दाएं जाने पे बढ़ेगी, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। ऊपर से नीचे आने पर घटती, ठीक है। बाएं से मतलब कि इधर के साइड से इधर के तरफ जाएंगे तो जितने भी एलिमेंट इधर मिलेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी और जो इधर मिलेंगे उसमें कम होगी, ठीक है। उसी तरीके से ऊपर जो है उसमें क्या होगी? ज्यादा होगी, और जो नीचे है उसमें क्या होगी? कम होगी, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर घटती है तो नीचे वालों की कम होगी। अब आपसे क्या क्या पूछा है उसको देखिए। तो आपसे, आपके पास जो एलिमेंट्स हैं टोटल अगर देखें तो एल्यूमिनियम है और कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और कार्बन है और फ्लोरीन है, ठीक है। इतने हैं। तो अब ये देखिए कहाँ कहाँ होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर टेबल बनाए, ठीक है, तो इस टेबल को हम कैसे बनाते हैं? ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे। हमको जितना काम है हम उतना बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे। और इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद इस तरीके से बनेगा, ठीक है। समझिएगा बाबू, ठीक है। ऐसे ऐसे टोटल हमारी जो है टेबल बनती है ना। इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे लाइन खींचिए, ठीक है। ये हमारी टेबल इस तरीके से। तो अब इसमें देखिए कौन कौन से एलिमेंट। यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर हीलियम, हाइड्रोजन फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। उसके बाद क्या आएगा आपका? बोरान के बाद क्या आएगा? कार्बन। बोरान के बाद क्या आएगा? छठवें नंबर पे कार्बन आता है। कहाँ है? तो कार्बन यहाँ पर है, हम यहाँ पर सी लिख दे रहे हैं, ठीक है सर। आपको समझाने के लिए आपको अपने दिमाग में ये चीज तुरंत बनानी है, कौन चीज कहाँ है। कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, उसको हमको काम नहीं है। नाइट्रोजन के बाद आपका आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आपका आता है, ऑक्सीजन के बाद आपका आएगा फ्लोरीन, फिर आता है नियोन, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन और नियोन, तो नियोन से हमको मतलब नहीं है। 10 नंबर पे। फिर 11 नंबर पे क्या आता है? सोडियम, ठीक है, सोडियम। फिर सॉरी, यहाँ पर एक लाइन और बनेगी ना, इसीलिए इसको इतना चौड़ा किया था। इसको ऐसे कीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो बनेगा, यहाँ पर कार्बन बनेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम बनेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम यहाँ पे रहेगा। अब ऐसे चलते चलते यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर आपका आर्गन आएगा,
यानी कि 18 नंबर वाला, फिर 19 नंबर पे यहाँ पे पोटेशियम, और यहाँ पर आपका कैल्शियम आएगा। पूरा टेबल देखिए आपको दिमाग में रहनी चाहिए अगर केमिस्ट्री आपको पढ़नी है तो, ठीक है। तो ये आपका, अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हमने बताया था अभी 2 पॉइंट्स, कि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, बायां इधर है दायां उधर है, बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। तो सबसे बाएं पर कौन है, हमारे पास में फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी बाबा। उसके उसके थोड़ा पहले कौन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद ऑक्सीजन होगा रे बाबा। उसके पहले क्या है, थोड़ा यहां पर देखिए ये खाली है, उसके पहले क्या है, कार्बन है, तो उसके बाद कार्बन होगा। अब उस लाइन में कोई भी नहीं है, ठीक है। अब क्या है, कह रहा है कि ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा। तो देखिए अब अगर हम एल्यूमिनियम का देखें तो एल्यूमिनियम कॉपर से नीचे है कि नहीं, कॉपर से सॉरी कॉपर कहां से आ गया, कार्बन से नीचे है कि नहीं, कार्बन से नीचे है कि नहीं, तो कार्बन से नीचे है, मतलब एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी नीचे जाने पर घटती है, तो एल्यूमिनियम की और कम होगी। क्या बात है सर। उसके बाद एल्यूमिनियम से भी नीचे हमारा क्या है, एल्यूमिनियम से भी नीचे हमारा कैल्शियम है, और उसके साथ साथ ही एकदम बाएं तरफ है, तो सबसे कम तो इसी का होगा, ठीक है। तो कैल्शियम का सबसे कम होगा। अब आप देखिए कौन सा इसमें आपका मैच कर रहा है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, तो फ्लोरीन इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, ठीक है, इसमें ज्यादा है, ये ऑप्शन तो कट हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें है, और इसमें इसमें ये सब कट हो गए पहले ही, यही वाला हो गया। ऑक्सीजन के बाद देखिए आपका आ गया कार्बन, कार्बन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आपका आ गया यहाँ पर कैल्शियम, ठीक है। दिखाई दे रहा है, चलिए एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा है, मस्त आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, और आपको एलिमेंट मालूम होना चाहिए कहाँ है, तो आप इलेक्ट्रॉन बंधुता तुरंत निकाल पाएंगे किसकी कम है किसकी ज्यादा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक, प्राकृतिक बहुलक आपसे पूछ रहा है। क्या क्या दिया है, पॉलीथीन, पॉलीथीन, प्रोटीन, नायलॉन, या फिर टेरिलीन, टेरिलीन, ठीक है। तो आप बताइए कि इसका क्या होगा, तब से हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। तब से हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्या है क्वेश्चन भाई, आप उसको सोचते रहिए, तब से हम दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। चलिए सर, 2 क्वेश्चन हो गया। अच्छा ऑप्शन भी दे दें, सोचिए क्या क्या इसका आंसर हो सकता है, उसके बाद आप बताइए। 3D10 4S1, F14 D10 1 4D10 5S1, उसके बाद क्या है, देखिए आप लोग को लगता है ना कि पढ़ाने में मेहनत नहीं लग रही है, सर तो कुछ वैसे बताया जा रहा है, हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, खड़े रहते हैं भाई आपके सामने 1 घंटे 1.5 घंटे। चलिए तो 2 क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन क्वेश्चन। अब बताइए इसका आंसर, प्राकृतिक बहुलक है, बहुलक फाइबर्स, ठीक है। तो पॉलीथीन है क्या, पॉलीथीन तो आदमियों ने बनाया और समस्या बन गई है, गलती ही नहीं है।
प्लास्टिक पॉलीथीन है। पॉलीथीन यानी कि प्लास्टिक, है ना। ये जो पॉलीथीन आप देखते हैं, अभी इधर कहीं थी मेरे पास में, ठीक है। ये जो पॉलीथीन होती है ये प्लास्टिक ही होती है, बस इसमें ये है कि प्लास्टिक का बहुत पतली परत होती है ना। तो अलग अलग तरीके की प्लास्टिक्स भी होती हैं। आपने एक पॉलीमर चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें अलग अलग टाइप के प्लास्टिक्स पढ़े होंगे, जैसे पीवीसी हो गया, जिसके पाइप्स बनती हैं, ये पॉलीथीन हो गई डिब्बे वाली, तो बहुत तरह तरह के तो इनको तो हम लोग खुद बनाते हैं, तो ये प्राकृतिक तो नहीं है। नायलॉन ये भी प्राकृतिक नहीं है, टेरिलीन ये भी प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक केवल है प्रोटीन, सेल्यूलोज, ये सब आप सुने, तो ये सब प्राकृतिक है। सेल्यूलोज आपने सुना, वो सब फाइबर्स होते हैं, पेड़ों से निकलते हैं, तो ये सब प्राकृतिक बहुलक है ना। और फाइबर्स हम लोग निकाल निकाल करके, जैसे आपने एक, जो बच्चे गांव में होंगे वो जानते होंगे, बाध, ठीक है, वो किसका बनता था, सनई एक होता था वो, मतलब व्हाइट कलर का, उससे पूरा ऐसा बना बना करके पूरा धागा बनाते थे, और उस धागे से खटिया और बहुत बाकी चीजें बनाते थे। तो वो सब फाइबर्स होते थे, किसके, पेड़ पौधों के, उसको निकाल करके उसको यूज किया जाता था, ठीक है, कपड़े बनाने में, धागे बनाने में, ठीक है। और ये सब क्या है, फाइबर्स ही हैं, जितने कपड़े बनते हैं, तो अलग अलग चीजों के, तो इसमें बहुत सारे ऐसे फाइबर्स हैं जो प्लास्टिक्स के हैं, है ना। बहुत ऐसे हैं जो कॉटन्स कॉटन्स हो गया, वो सब फाइबर्स हैं, है ना। तो प्रोटीन यहाँ पर जो है एक प्राकृतिक बहुलक होता है, प्रोटीन को निकाल करके आपके, ठीक है, कपड़ा बना लिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए, तो ये हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक बहुलक याद रखिए प्रोटीन, उसके बाद सेल्यूलोज वगैरह भी है इसमें। उसके बाद पूछ रहा है कि एजी, एजी जो कि आता है 47 नंबर पे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछ रहा है। बताइए सर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या निकल करके आएगा, बताइए सब लोग। अच्छा, ऐसी ही चीज क्यों पूछता है, आप सोचिए, ऐसी ही चीज क्यों पूछता है जिसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता है। कैसे, देखिए, यहां पर आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, और 2p6 के बाद 3s2, 3s2 के बाद 3d10 आ जाएगा, 3d10 के बाद 4s2, 4s2 के बाद, मतलब जो पूरा सीरीज होता है उसी के हिसाब से अभी हम लिख रहे हैं, उसके बाद हम इसको ठीक करके लिखेंगे कि एजी का हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा 4p6, 4p6, इसको ब्रैकेट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर आ जाएगा आपका 5s2, और उसके बाद आपका आ जाएगा 4d, 9 आएगा, क्योंकि 47 है तो इसमें 9 आएगा, है ना। देखिए यहां तक तो आपको याद ही होगा, उसके आगे लिख लीजिए। देखिए, 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12, अब 12 और 10, 12 10 कितना हो गया, 22, और 22 2 24, 24 6 30, और 30 के बाद आपका यहाँ पर आएगा 30 2 32, और 32 और 9 कितना हो जाएगा, 32 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये तो 41 आ जाएगा। कुछ चीज छूट गया क्या, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 3p6 छूट गया ना, 3p6, 3p6, 3d10 और 4s2, उसके बाद 4p6, 5s2 और 5d9, यही सीरीज चलती है, ठीक है, 1 2 3 ऐसे, है ना। तो अब आप काउंट कीजिए फिर से, तो यहाँ पे छूटा है 2 2 4 6 8 हो गया, और ये आपका हो गया 2 और 6 18 हो गया, यहाँ तक 18, अरे यार 4 और 6 10, और 10 और 8 18 हो गया यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से शुरू कीजिए 18, 10 28, 28 2 30, 30, और 30 के बाद 30 6, 30 6 36, 36 और 2, 36 2 38, और 38 9 47, ठीक है, अब बराबर है ना। इसको देखिए, थोड़ा सोचना पड़ता है कैसा कैसा है क्या नहीं है, नहीं तो आप पूरा बनाइए कि 1s 2s फिर 2p, ठीक है, ऐसे करके पूरा बनाइए, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके निकालिए, तो वो आपका उससे भी निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब
क्या ये सही है ना? पहले तो अगर आप यहां तक देखेंगे तो आपका क्या आता है, आप देखिएगा काउंट आपने किया था तो यहां तक जो आया था उसको हम लोग एक छोटे से टर्म में लिख सकते हैं और बाकी का हमारा केवल 2 ये बचेगा। ठीक है, 5s1 और 4s डी। एक नया तरीका है लिखने के लिए, बाकी यही है कि ये क्या का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो उसको उसके टर्म में लिख दिया। कभी हम लोग आर्गन के फॉर्म में लिख देते हैं, यहाँ तक का 18 तक का जो होता है आर्गन के फॉर्म में लिख देते हैं, तो यही चीज है। ठीक है, तो अब क्या ये जो लिखा हुआ है हमारा ये सही है? इतना ये सही है हमारे पास में, ये इसी तरीके से लिखा जाएगा, तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है ऐसा, तो हम कैसे माने सही है? लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमने सही किया है, जिस तरीके से बताया गया है रूल उसके हिसाब से किया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये आती है कि क्या स्टेबल ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी भी देखी जाती है। तो देखिए ये जो हमारा 5s1 है ये सबसे आउट का बाहर का हमारे पास में ऑर्बिटल है, 5s1 है ना, 5वां s स्टार्ट हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या, और ये अंदर का है, मतलब कि बाहर के ऑर्बिटल और यहाँ लास्ट ऑर्बिटल में देखिए इसको डी को कितना चाहिए, 10 चाहिए, तो इसमें टोटल ऐसे करते करते 9 है और एक की कमी है। और इसमें कितना है, इसमें कितना है, सॉरी यहाँ पर 2 रहेगा, 1 कौन लिख दिया भाई, 1 लिखा था क्या वहां, 2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 रहेगा, 2 है, तो ये तो खुद कंप्लीट है, लेकिन अंदर मतलब बाहर का जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीट है, अंदर वाला नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, स्टेबल नहीं रहे। तो क्या होता है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1, और इसको लिखने का सही तरीका फिर ऐसे हो जाएगा कि इसको हम 4d10 इधर लिखेंगे और फिर 5s1 बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या क्या मैं कर दे रहा हूँ आज की क्लास में, संडे है तो दिमाग नहीं काम कर रहा है, इतना जॉब कर लिया है ना तो दिमाग में सब जॉब घुस गया है, काम नहीं घुसा है। ठीक है, तो ये हमारा 10 आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, समझ पाए? तो इसको आप याद कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको इतना समय नहीं लगाना है कि हम पहले पूरा लिखें फिर उसमें देखें, है ना, उसके बाद लिखें। तो ठीक है, ऐसे कीजिएगा। आउटर में जो रहेगा उसमें कंप्लीट करने से पहले जो अंदर की ऑर्बिटल्स होंगे उनको कंप्लीट करेंगे, स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे, तो यहाँ पे 10 यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन ही पूछेगा, है ना, तो जो चीज लगे कि यार इसमें कुछ उल्टा पुल्टा है वही आप जरूर ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, हाथ देख रहे एकदम पूरा काला काला। अगला क्वेश्चन, पूरी कॉपी काली हो जा रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा के ऊर्जा के ऊर्जा के सही बढ़ते क्रम को लिखिए। क्रम में ऊर्जा के सही बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम को दर्शाया गया है। क्या कह रहा है, क्रम में ऊर्जा के सही बढ़ते क्रम को दर्शाया गया, मतलब कि ढेर सारे क्रम दिए हैं, उसमें कौन सा क्रम सही दर्शाया गया है और बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, 3s, थोड़ा इसको ध्यान से लिखना पड़ेगा क्योंकि सेम सेम ऑप्शन है तो कॉमा नहीं लगाएंगे, सॉरी। 4p, 4s के बाद 4p, 3d, 5s, 5p, 4d। इसको ये मत देखिएगा कौन आगे पीछे है, बस ये क्वेश्चन आपसे पूछा इसीलिए ऐसा, तो ये किधर का किधर भी लिख देगा, उससे आप परेशान मत होइएगा कि ये ऐसा इधर उधर क्यों लिख दिया। बस आपको वही तो बताना है ना कि कौन सा ऊर्जा का सही क्रम है। ठीक है, और जो ज्यादा ऊर्जा होता है उसी के हिसाब से फिर उसको अरेंज किया जाता है, इसीलिए तो ऊर्जा क्रम निकालते हैं हम लोग। 4p, 4d,
5s 5p, ठीक है। फिर है 3s 3p 4s 3d 3d, ठीक है। और है 4p 5s, और है 4d 4p 4d, ठीक है। और 5p, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए है 3s 3p 4s 4p सॉरी 4p 5s और 3d और 4d और 5p। देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके पूरे क्वेश्चंस को लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए समझिएगा। इसमें आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं, उसी का निकाल लेते हैं पहले। 3s दिख रहा है, बिल्कुल सर। 3p दिख रहा है, बिल्कुल सर। 3d दिख रहा है, बिल्कुल सर। 4s दिख रहा है, बिल्कुल सर। 4p दिख रहा है, बिल्कुल सर। और क्या दिख रहा है, थोड़ा बैठ जाता हूँ। 4p दिख रहा है, उसके बाद क्या है 4p 4d दिख रहा है, बिल्कुल सर। 5s दिख रहा है, बिल्कुल सर। 5p दिख रहा है, बिल्कुल सर। 5d दिख रहा है, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ठीक है। तो इतना दिख रहा है, 3 3 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब में वही वही, बस थोड़ा आगे पीछे कर दिया गया है। तो अब हम इन सब का निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे भाई। कैसे जानेंगे कौन सा सही क्रम है, तो एकदम सिंपल मस्त तरीका, n प्लस एल। n क्या है, जो ये नंबर्स है, 3 3 3 4 4 4 5 ये सब नंबर्स, ठीक है। उसके बाद यल क्या है, यल की वैल्यू चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, देखिए यल जो है यस के लिए 0 होगा, पी के लिए 1 होगा और डी के लिए 2 होगा। इसी तरीके से एफ के लिए 3 होगा, लेकिन एफ इसमें है नहीं। तो अब बस वैल्यूज निकालिए, जिसका ज्यादा होगा उसी के हिसाब से हम इसको रखेंगे। लेकिन उसमें भी अभी एक कंडीशन आएगी जिसको हम आपको बताएंगे। देखिए यहां पर क्या आएगा, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। यहां पर आएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। यहां पर आएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, सॉरी 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 5। उसके बाद आएगा क्या, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। समझते चलिएगा अभी, है ना। 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। 4 प्लस डी 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 यानी कि 2 यानी कि 6, ठीक है। उसके बाद 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई नहीं करना है। 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से कुछ वैल्यू सेम आ रही है, तो सर अब सेम आ गई तो कैसे आगे पीछे जानेंगे, कैसे आगे पीछे जानेंगे। अब हमको थोड़ा जगह चाहिए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को हटाते हैं अभी, यहीं पर हम वो ऑर्डर बनाएंगे जो मैच करेगा। तो उस ऑर्डर से जो मैच कर गया वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा सबसे कम आपको किसका दिख रहा है, ये दिख रहा है 3। तो सबसे पहले क्या पूछा था, बढ़ते क्रम में बताना, तो सबसे कम वाला पहले लिखेंगे, सबसे अंतिम में सबसे ज्यादा वाला। तो 3s यहां पर आ गया, इसका जो है एनर्जी सबसे कम। इसके बाद क्या है, इसके बाद 3 के बाद आता है 4। तो 4 आपको यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है। तो जब भी सेम आ जाए, इस फॉर्मूले से सेम आ जाए, तो जिसका n कम होता है उसकी एनर्जी कम। तो n यानी कि ये वाली नंबर, ये n। तो देखिए इसका n 3 है, इसका n 4 है, तो 3 वाले का पहले आएगा। तो यहां पर क्या आएगा, पहले 3 वाला आएगा तो 3p आएगा। फिर कौन आएगा, फिर आएगा 4s आएगा। सर क्या बात है,
फिर 4 भी खत्म हो गया, 5 देखते हैं। 5 में भी सर 1 2 3 ठो है, क्या है? तो 3 ठो है, तो सबसे छोटा n इसका है, फिर इसका है और फिर इसका है, तो उसी हिसाब से तो यहाँ पर आ जाएगा 3d। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा 4p। क्या आएगा? 4p। उसके बाद क्या आएगा? 5s। क्या आएगा? 5s। ठीक है, क्या बात है सर? 5 भी हो गया, अब बचा 6। ये बचा और ये बचा। तो इसका देखिए n कम है, इसका ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4d। और उसके बाद क्या आएगा? 4d के बाद आएगा 5p। तो अब ये ऑप्शन जिसमें मैच कर रहा हो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3s किसमें है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें। अभी तो सब सही है। 3p इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, सब सही है। 4s इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये वाला तो गलत हो गया है ना। 3d, 3d क्या है? ये तो गलत हो गया, इसको पूरा कर दीजिए। 3d इसमें है नहीं है, ये भी गलत हो गया, इसको पूरा कर दीजिए। ठीक है, इसमें है 3d, बिल्कुल इसमें नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया यही से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका मालूम चल गया क्या? थर्ड ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। आगे भी तो देख लीजिए, 4p 5s 4d 4p सब सही हो गया। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या तरीका बताया है। इस तरीके से हम कोई भी ऊर्जा निकाल सकते हैं किसी भी स्तर की, है ना, कोई भी। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। एल एस के लिए देखिए 012 यस पीडीएफ याद कर लीजिए, बहुत काम देगा। ठीक है, इसे निकाल लीजिए, खटाखट लिख लीजिए। ठीक है, ओके, सही है। चलिए सर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सर। देखिए आराम आराम समझिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब हम लोग कर लेंगे। थोड़ा हमको भी राहत दिया कीजिए, क्योंकि हाथ पैर दर्द करेगा। ज्यादा तेज बोलेंगे तो भूख लगेगा, भूख लगेगा तो कुछ खाने को मन करेगा, खाने को मन करेगा तो क्लास नहीं ले पाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा ध्वनि की चाल, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको हटा देंगे। एक क्वेश्चन इसका जो लास्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, वो आपसे हम पूछ रहे हैं कि निम्न में से उपधातु, ये आप लोग कर लीजिएगा खुद से। यस बी, बी ए सब लोग पहचानते हैं कि कौन से उपधातु है, कौन है। उपधातु से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको कीजिएगा। ठीक है, होमवर्क है आपका। और अब ये केमिस्ट्री का पूरा जो जितने भी इसमें क्वेश्चंस थे, जितने भी मिले थे 2025 के क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, अब ये मत काउंट कीजिएगा कि सर 19 क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो जितने क्वेश्चन हो पाए थे, मिल पाए थे, उतना हमने कराया, उतना ही कराएंगे। अब एक्स्ट्रा तो ऐसा नहीं झूठ बोलेंगे कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन आया था अपने व्यूज के लिए। तो आप इसको पढ़िए, और इसके बाद फिजिक्स की भी क्लासेस चलेंगी और मैथ की, और इसको हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी? ठीक है, बताइएगा। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।